हम ही फर्स्ट ईयर, आज से आप लोगों का नेक्स्ट पेपर स्टार्ट होगा, नेक्स्ट एंड लास्ट पेपर, ठीक है, जूलॉजी का। कौन सा पेपर? थर्ड पेपर का नाम कुछ बोल रहे थे? डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिवर्धन जैविकी। ठीक, लिख लीजिएगा। पहली बार फर्स्ट ईयर आप लोगों के पास सिलेबस है जूलॉजी का, है ना? तो ठीक है, ले आना, मैं उसमें लगा दूंगी क्या क्या चीज है इस बार, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में। पहली बात, आपका जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है कितने मार्क्स में आता है? कितने में? 13। 33 में आएगा, 34, ठीक है। 34 नंबर का आता है पेपर। क्यों? पेपर 4 और पेपर 3 जो होता है वो आपका 34 का आता है, बाकी के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के 33 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो जब आप लोगों को काउंट करते हैं तो 150 में से आपका नंबर मिलता है, ठीक है। कोई परेशानी नहीं। तो मुझे बताइए आप लोगों का फर्स्ट पेपर का नाम क्या था? पीछे से बॉयज बताएंगे। फर्स्ट पेपर का नाम जूलॉजी में, सेकंड रो, फर्स्ट पेपर का नाम, फर्स्ट पेपर का नाम ये पेपर, फर्स्ट पेपर आप लोगों का जो पहला पेपर है वो है एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन, जैव विविधता एवं खुद विकास, ठीक। दूसरा पेपर है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, जीव मतलब कौन सा सेल बायोलॉजी क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान व अनुवांशिकी, ठीक। थर्ड पेपर है आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परिवर्धन जैविकी, ठीक। आप लोग जब भी क्लास अपने प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे तो आपको आपके तीनों पेपर के नाम टिक पर होने चाहिए, ठीक। कितने मार्क्स में आते हैं, कौन पेपर पढ़ाता है, टीचर का नाम, सब चीज, छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए आप लोगों को। ना सिर्फ यहाँ बल्कि आप लोग हायर स्टडीज में भी जाते हैं तो जब भी आप प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे तो इन छोटी छोटी चीजों को याद करके जाएंगे, मेरा नाम किसी को नहीं पता ना? पता है? देखो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, 2 पेपर पढ़ लिए उसके बाद। मेरा नाम है राखी शर्मा, ठीक है। और अपनी बॉटनी वाली मैम और केमिस्ट्री वाली सर या मैम जो भी हैं उनसे आप लोग नाम जरूर पूछ कर रखा करें, ठीक है। काम आएगा प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा, कभी कभी पूछा जाता है। खैर लेट बी, आगे बढ़ते हैं। क्लास आप लोगों का डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, दैट इज अ युग्मक जनन, हेडिंग लिखिए आप। गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो युग्मक जनन क्या होता है? अगर मैं इस लिख बात मेरे ना समझ पहले लो, अगर मैं बात करूं इसी टर्म से इसका आपको समझाने की कोशिश करूं तो युग्मक जनन को मैं 2 भागों में विभक्त करती हूं तो 2 शब्द देखने को मिलेंगे, युग्मक और जनन। मतलब युग्मकों के निर्माण की विधि को हम युग्मक जनन कहते हैं, या आप कह सकते हैं युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस। युग्मक को हम इंग्लिश में गैमीट बोलते हैं। कोई परेशानी? गैमीट्स तो आप लोग अनुवांशिकी में सीख ही चुके हैं काफी हद तक, ठीक। अगर आप क्लास बात करें तो युग्मक कितने होते हैं, कौन कौन से? अच्छा चलिए, नर युग्मक और मादा युग्मक कौन कौन से होते हैं? मेरा सवाल वही के वही है।
नर युग्मक कौन सा होता है? शुक्राणु। और मादा युग्मक अंडाणु। शुक्राणु का जो है निर्माण कहां पर होता है? अरे 12th में पढ़ा होगा, क्लास में अलग सा सवाल मेरा नहीं है, बहुत कैजुअल है, बहुत नॉर्मल है। शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? वृषण में। अंडाशय में। वृषण कहां पे उपस्थित होते हैं? वृषण कहां पर उपस्थित होते हैं? हाँ? वृषण कोश में, बिल्कुल सही बात है। आप वृषण कोश को बोलिएगा, या तो वृषण कोश है ही, बिल्कुल सही बात है, तो वृषण कोश लिख देती हूँ मैं। चलो, वृषण कोश को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रोटल। स्क्रोटल सेक मतलब एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसमें आपके एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं और उन वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और ये शुक्राणु जो है ये नर युग्मक होते हैं। कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो अंडाशय कहाँ उपस्थित होता है? उदर गुहा में। अगर मैं कहूँ कि आपके जो वृषण कोश थे कहाँ उपस्थित होते हैं? उदर गुहा के बाहर। और जबकि जो अंडाशय होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं? उदर गुहा के अंदर। ठीक है, लेकिन होते कितने हैं? एक एक जोड़ी। अंडाशय भी आपका एक जोड़ी होगा, वन पेयर, या मैं ये कहूँ दो अंडाशय, ओवरीज बोलते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में। वृषण भी कितने होते हैं आपके? दो या फिर एक जोड़ी। ठीक है, समझ में आया गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? तो जरा इसकी डेफिनेशन लिखिए आप। हाँ लिखिए, अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनने वाले युग्मकों को या बनने वाले युग्मकों की प्रक्रिया लिखना। युग्मकों की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, आप बहुत सिंपल भाषा में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, युग्मक बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में। चलिए अब हम लोग बात करें अगर क्लास, तो देखिए शुक्राणु बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं शुक्र जनन। क्या बोलते हैं? शुक्र जनन। और अंडाणु बनाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? अंड जनन। मतलब शुक्र जनन को इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और अंड जनन को बोलते हैं oogenesis। ठीक है, कभी कभी इंग्लिश में आता है oogenesis क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये अंड जनन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शुक्राणु बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? शुक्र जनन। और अंडाणु बनाने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। अगर क्लास में कोई भी प्रक्रिया पढ़नी हो, गैमेटोजेनेसिस में आपको दोनों प्रक्रिया पढ़नी पड़ेगी, शुक्र जनन भी पढ़ना पड़ेगा और अंड जनन भी पढ़ना पड़ेगा। तो चाहे अंड जनन हो चाहे शुक्र जनन हो, ठीक है, ये दोनों ही प्रक्रिया हम जनरली 3 चरणों में पढ़ते हैं। कितने स्टेप्स में पढ़ते हैं? 3 चरणों में कंप्लीट होती है। कौन कौन सी होगी? फर्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन फेज, मतलब गुणन अवस्था। सेकंड है ग्रोथ, वृद्धि प्रावस्था। थर्ड मैच्योरेशन फेज, मतलब परिपक्व प्रावस्था। कोई परेशानी? समझ में आया?
आप चाहे, अभी हम लोग बात भी करेंगे हालांकि आज और कल, चाहे हम शुक्र जनन के बारे में बात करें चाहे अन्य जनन के बारे में, आपको ये तीनों ही स्टेप पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, गुणन प्रावस्था पहले पढ़ेंगे, उसके बाद वृद्धि प्रावस्था के बाद परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, तो ये तीनों प्रावस्था आपको दोनों ही प्रकार के प्रक्रिया में पढ़नी है, चाहे शुक्राणु का निर्माण हो चाहे अंडाणु। समझ में आया? नोट डाउन करना है नोट डाउन कीजिए, वरना फिर आगे बात करते हैं वन बाय वन। हो गया? चलिए, अब पहली हेडिंग लिखिएगा आप लोग शुक्र जनन। शुक्र जनन मतलब शुक्राणु का निर्माण। ठीक है, तो बस आपको पता होना चाहिए कि जो शुक्राणु है मतलब जो आपके स्पर्म्स हैं वो कहां पर बनते हैं? आपके टेस्टिस में। अभी बताया था ना वृषण में। ये वृषण कहां उपस्थित होते हैं? उदर गुहा के बाहर आपके वृषण कोश में। वृषण कोश को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? या तो स्क्रोटल सैक बोलेंगे या स्क्रोटम। ठीक है, आप चाहे स्क्रोटम लिखिए चाहे स्क्रोटल सैक बात एक ही है। और ये स्क्रोटम जो होते हैं ये थैलेनुमा संरचना उपस्थित होती है। ठीक है, जो आपके उदर गुहा के बाहर रहते हैं। ये बाहर क्यों उपस्थित होते हैं? क्योंकि उदर गुहा का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है। अगर ये उदर गुहा के अंदर उपस्थित होंगे तो शुक्राणुओं का निर्माण अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो टेम्परेचर जो है वो शुक्राणुओं के लिए अच्छा नहीं है, अनुकूलित नहीं रहता है। ठीक है, तो जब शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा तो जनन प्रक्रिया आगे होगी नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा उदर गुहा के बाहर उपस्थित होते हैं आपके स्क्रोटम। समझ में आया? कोई परेशानी नहीं? इससे पहले कि हम लोग शुक्र जनन पढ़ें, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वृषण की संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो जरा बात कर लेते हैं। हेडिंग लिखिए वृषण की संरचना, और इस पर इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ये तो क्लियर हुआ होगा? हाँ, हेडिंग लिख लीजिएगा वृषण की संरचना।
कर दूंगी आज की लेबलिंग। हाँ तभी समझ में आएगा आप लोगों को टफ है।
गया। हो गया। देखिएगा अब आपके सामने जो डायग्राम है, ठीक है, ये बना हुआ है वृषण की संरचना। ठीक है, तो जो वृषण होता है वो द्विस्तरीय खोल के नीचे उपस्थित होता है। ठीक है, किसका बना होता है? द्विस्तरीय खोल का। ठीक है, ये दो स्तर जो है, जो आवरण रहते हैं उसके ऊपर, कौन से होंगे? सबसे आउटर मोस्ट आवरण है, जब सबसे ऊपर का जो आवरण रहता है उसे बोलते हैं पेरिटोनियम लेयर। ठीक है, क्या बोलेंगे? पेरिटोनियम लेयर। ये पेरिटोनियम लेयर जो है बना होता है सीरोमिक एपिथेलियम का, मतलब उपकलीय उपकला। ठीक है, किसका बना होता है? सीरोमिक उपकला। ठीक है, पेरिटोनियम लेयर जो है किसका बना होता है? आपका सीरोमिक उपकला का बना होगा। इसके नीचे की तरफ, सबसे अंदर की तरफ का जो स्तर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोला जाता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया बना होता है संयोजी ऊतक का। किसका बना होता है? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू से हम बोलते हैं। ठीक है ना, तो संयोजी ऊतक का क्या बना होता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये दो स्तर है इस पर। वृषण के ऊपर कितने स्तर हैं? दो स्तर हैं। आउटर मोस्ट जो है, सबसे ऊपर का जो है उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम लेयर। सबसे अंदर की तरफ का जो आवरण रहता है उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। हाँ ठीक है, अब देखिए क्लास, जब हम लोग बात करें तो इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर की तरफ क्या बना रहता है? संयोजी। ठीक है, क्या बना रहता है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, इस कनेक्टिव टिश्यू में एक स्पेशल टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं रेता नलिकाएं या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोला जाता है इन्हें? रेता नलिकाएं। ठीक है, ये रहे रेता नलिकाएं। ठीक है, ये ठीक, ये रेता नलिकाओं का जो सबसे ऊपर का जो लेयर रहता है उसे हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो रेता नलिकाएं होती हैं, एक्चुअली इसके ऊपर एक आवरण प्रेजेंट रहता है, बेसमेंट आवरण। धन्यवाद। देखो, इसके ऊपर जो रेता नलिकाएं होती है, इसके ऊपर एक बेसमेंट आवरण चढ़ा रहता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपका ट्यूनिका। मुझे लगा कुछ बोल रहे थे। ट्यूनिका प्रोप्रिया। क्या बोलते हैं इसे हम? ट्यूनिका प्रोप्रिया। ठीक है, तो ट्यूनिका प्रोप्रिया क्या है? ट्यूनिका प्रोप्रिया आपकी रेता नलिकाओं के ऊपर जो एक बेसमेंट आवरण रहता है उसे हम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो रेता नलिकाओं के अंदर की तरफ की जो पहली लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। एक्चुअली जर्मिनल एपिथेलियम में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? ये जर्मिनल एपिथेलियम जो है आगे की तरफ वृद्धि करके किसमें बदल जाती है? आपकी स्ट्रोमेटोगोनिया में बदल जाती है। किसमें बदल जाएगी? स्ट्रोमेटोगोनिया में। ये स्ट्रोमेटोगोनिया फिर आगे की तरफ वृद्धि करेंगे और किसमें बदल जाएंगे? स्पर्मेटोसाइट। आप लोग ये पूरा सीक्वेंस याद कीजिएगा, ये आप लोगों को जब शुक्र जन्म बताया जाएगा ना तब उस वक्त देखिएगा। ठीक है, उसमें किस तरह से पहले माइटोसिस होता है, तो माइटोसिस के बाद स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, म्यूसिन होगा, तो ये सब चीजें वहां पर आती हैं। ठीक है, तो आपकी जो जर्मिनल एपिथेलियम थी ये आगे की तरफ वृद्धि
सुना है मैंने स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनिया आपकी हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? डिप्लॉइड है, ठीक है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया जो है आगे तक वृद्धि करती है और क्या बना लेती है? स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट आगे तक वृद्धि करके बना लेते हैं आपके स्पर्मेटिड। क्या बनाते हैं? स्पर्मेटिड, जिन्हें हम बोलते हैं पूर्व शुक्राणु। ये पूर्व शुक्राणु फिर किसमें तब्दील हो जाते हैं? शुक्राणुओं में, ठीक है, मतलब स्पर्म में। तो कहने की बात ये है कि आपकी जर्मिनल एक्टिविटी थी, इन्होंने ही तो वृद्धि करके क्या बनाया है? शुक्राणु। सही बात है। तो इस रेता नलिकाओं के बीच में एक स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं मौजूद होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली सेल्स। और इन सर्टोली सेल्स को हम एक टर्म और देते हैं, दैट इज अ न्यूक्लियस सेल। बता दीजिए, न्यूट्रिटिव सेल, पोषणीय कोशिका। ये पोषणीय कोशिका हमारे लिए होती है, क्योंकि जो शुक्राणु बनते हैं ना, वो पोषण के लिए, जो स्पर्मेटिड बने थे ना आपके, ये पोषण के लिए किस पर आधारित रहते हैं? आपके सर्टोली कोशिकाओं पर। ये सर्टोली कोशिकाएं अपने अंदर से क्या निकालती है? कुछ पोषण पदार्थ निकालती है, जिनके आधार पर जो शुक्राणु जो है वो पोषण प्राप्त करके स्पर्मेटिड से किसमें बदल जाते हैं? शुक्राणुओं में। समझ में आया? तो अब चूंकि स्पर्म जो है किस पर रहते हैं? आधार आपके सर्टोली कोशिकाओं पर, इसीलिए इनको हम बोलते हैं न्यूट्रिटिव सेल, पोषणीय कोशिका। कोई परेशानी यहाँ तक समझ में आया? गुड। अब देखिए क्लास, यहाँ पर हम लोगों ने ये तो बात की थी, ये जो आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, इसके अंदर की तरफ क्या भरा रहता है? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इस कनेक्टिव टिश्यू में एक तो रेता नलिकाएं मौजूद है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, साथ में यहाँ पर ब्लड वेसल्स मौजूद है। अच्छा, फर्स्ट ईयर आपको रिजल्ट